हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के बारे में। आज हम लोग समझेंगे रेप्लिकेशन के अगले टॉपिक की द मशीनरी एंड द एंजाइम्स के बारे में। तो मशीनरी एंड द एंजाइम को समझने से पहले हमने आपको पिछले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था, जिसमें मेसेल्सन और स्टहल ने एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव हो गया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, जिसमें एक स्टैंड पेरेंट डीएनए का होता है और एक जो है न्यू सिंथेसाइज डीएनए होता है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई के ऊपर। ठीक है, ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसके बाद जो है एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने, आप देख रहे हैं कि जो ई कोलाई को मीडियम दिया गया था अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन यूज किया गया था वो 50 नंबर एटॉमिक वेट का था। तो सारे जो डीएनए तैयार हुए थे, आपके जो डीएनए तैयार हुए थे दोनों स्टैंड के, उनमें दोनों में नाइट्रोजन 15 यूज हुए थे। उसके बाद जो है आप दूसरे मीडियम में इसको ले जाया गया था, जिसमें अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन यूज हुए थे वे नॉर्मल नाइट्रोजन थे, जिनका एटॉमिक वेट 14 था। तो फर्स्ट जनरेशन में स्टडी करने के बाद आफ्टर 20 मिनट पता चला कि जो हाइब्रिड डीएनए तैयार हुआ है उसमें नाइट्रोजन 15 नंबर वाला भी है, नाइट्रोजन 14 नंबर वाला भी है, जो कि फर्स्ट जनरेशन में ऐसा था। उसके बाद जो है आफ्टर 40 मिनट्स सेकेंड जनरेशन में आपने देखा कि सेम अमाउंट में हैवी और लाइट और हाइब्रिड दोनों डीएनए प्राप्त हुए। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में, जिसमें लाइट और हाइब्रिड दोनों जो है सेम अमाउंट में आपके प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि आफ्टर 80 मिनट्स बाद जो है कितने हाइब्रिड और कितने जो हैं लाइट डीएनए बनेंगे। तो थर्ड जनरेशन में आपका 25% हाइब्रिड होगा और 75% लाइट होगा, और फोर्थ जनरेशन में आपका 80% जो है हाइब्रिड होगा और 87.5% जो है फोर्थ जनरेशन मतलब आफ्टर 80 मिनट्स में आपका लाइट जो होगा 87.5% होगा और हाइब्रिड जो होगा वो 12.5% होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग स्टडी कर लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एराइज किया गया था कि हाइब्रिड कितने परसेंट, 12.5% हाइब्रिड और 87.5% लाइट डीएनए होंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं द मशीनरी एंड द एंजाइम के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द मशीनरी एंड द एंजाइम के बारे में। देखें, इन लिविंग सेल सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लिविंग सेल की अगर बात किया जाए, जैसे कि यहाँ पर ई कोलाई लिया गया है, इसमें रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, अ सेट ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, कई सारे कैटलिस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, कैटलिस्ट के ग्रुप की जरूरत है। इन लिविंग सेल जैसे कि ई कोलाई में रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए सेट ऑफ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, एंजाइम की जरूरत। अब इसमें मेन कौन सा है? द मेन एंजाइम इज रिफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो जो मेन एंजाइम है इसमें, जो कि डीएनए डिपेंडेंट है, उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो रेप्लिकेशन में जो मेन एंजाइम है वह है आपका डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जो मेन एंजाइम है उसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक, सिंस इट यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए डिपेंडेंट जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह डीएनए को टेम्पलेट के रूप में यूज करता है। ठीक है, डीएनए के को टेम्पलेट के रूप में यूज करेगा डीएनए स्टैंड को, और कैटेलाइज करके पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कैटेलाइज करके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, तो डीएनए टेम्पलेट का यूज करके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करेगा, बहुत सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स तैयार करेगा।
कैटलाइज करके, डीएनए टेम्पलेट को कॉपी करके, ठीक है, यूज करके। दीज एंजाइम आर हाईली इफिशियंट एंजाइम as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in very short time, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो एंजाइम्स है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यह एंजाइम बहुत एफिशिएंट है। दीज एंजाइम आर वेरी हाईली इफिशिएंट एंजाइम, ठीक है। तो यह नॉर्मल एंजाइम नहीं है, बहुत फास्ट वर्क करने वाला एंजाइम है, हाईली इफिशिएंट एंजाइम है, ठीक है। दे हैव टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो यह लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है, कैटलाइज करता है वेरी शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं द मशीनरी एंड द एंजाइम के बारे में, एंजाइम की कार्यप्रणाली के बारे में, एंजाइम के वर्क सिस्टम के बारे में। इसमें आपने देखा कि लिविंग सेल्स में, जैसे कि ई कोलाई यहाँ पे लिया गया है, उसका जब हम रेप्लिकेशन करते हैं तो बहुत सारे कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, एंजाइम की ज़रूरत होती है। इनमें जो मेन एंजाइम्स होता है वह डीएनए डिपेंडेंट होता है, जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, ठीक है। और यह जो है डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करता है, डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करता है डीऑक्सी, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को, के पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करने के लिए, ठीक है। तो यह डीएनए टेम्पलेट का यूज करके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करता है, ठीक है, कैटलाइज करके पॉलीमराइज करता है। देखिए यह जो एंजाइम्स है यह काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी प्रभावी होता है, क्योंकि यह बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत कम समय में मैक्सिमम नंबर्स में न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करता है, कैटलाइज करता है, ठीक है। यह एंजाइम हाईली इफिशिएंट एंजाइम होता है और यह मिनिमम टाइम में, शॉर्ट टाइम में, ठीक है, पॉलीमराइजेशन करता है, कैटलाइज करता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। आगे देखें, ई कोलाई दैट हैज ओनली 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। ई कोलाई में बेस पेयर की बात की जाए तो ई कोलाई के अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं, ठीक है। कंपेयर इट विथ ह्यूमन हुज डिप्लॉयड कंटेंट इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। अगर इसकी कंपेयर ह्यूमन के बेस पेयर से किया जाए, डिप्लॉयड कंटेंट से किया जाए, तो ह्यूमन में जो डिप्लॉयड कंटेंट बेस पेयर का होता है वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। तो ई कोलाई के अंदर जो बेस पेयर है वो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है, जबकि ह्यूमन्स में डिप्लॉयड कंटेंट बेस पेयर है वह है आपका 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक। तो ई कोलाई के अंदर जो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है उसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस आप देख रहे हैं कि 18 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है 18 मिनट्स में कंप्लीट हो जा रहा है। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि जो एवरेज रेट है पॉलीमराइजेशन का वह लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर तैयार हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000, ठीक है, 2000 बेस पेयर को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, पर सेकेंड में। इसीलिए जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो 18 मिनट में कंप्लीट हो जा रही है ई कोलाई के अंदर, जिसके अंदर बेस पेयर होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, ठीक है। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमराइजेज हैव टू बी फास्ट, ठीक है, केवल यह पॉलीमराइजेज जो हो रहे हैं, पॉलीमराइजेज यह केवल तेज ही नहीं हो रहे हैं, बट they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy, ठीक है। रिएक्शन का जो कैटेलाइज किया जा रहा है उसमें एक्यूरेसी भी है, मतलब गलती होने की संभावनाएं भी बहुत कम है, ठीक है। तो नॉट ओनली
डू दीज पॉलीमराइजेज हैव टू बी फास्ट। केवल यह पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस केवल फास्ट ही नहीं हो रही है, बल्कि बट दे आल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, रिएक्शन जो कैटलाइज किया जा रहा है वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के से किया जा रहा है, मतलब गलती होने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से किया जा रहा है। अगर गलती हो जाए, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशंस। ठीक है, तो रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई भी मिस्टेक हुआ, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट म्यूटेशन, तो इससे आपका म्यूटेशन हो जाएगा। अगर कोई भी गलतियां होंगी तो इससे क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो लिविंग सेल्स हैं, जैसे ई कोलाई की बात हो रही है, उसका हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं जो कि 18 मिनट्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए कि फास्ट रेट क्या है, तो फास्ट रेट आप देख रहे हैं 2000 बेस पेयर 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में जो है 2000 बेस पेयर का, ठीक है, कैटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, और यह जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, यह फास्ट होने के साथ साथ अधिक एक्यूरेसी के साथ भी हो रहा है। ठीक है, तेज तो है ही, साथ इसमें गलती की संभावनाएं भी बहुत कम है। अगर कहीं पर रेप्लिकेशन में किसी भी तरह की अगर गलती हो जाती है तो उससे आपका म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्दरमोर, एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, तो आगे अगर देखा जाए कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वह एनर्जी के रूप में बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, एनर्जी की दृष्टि से रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है बहुत एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। ठीक है, तो फर्दर मोर, ठीक है, फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। या ठीक है, रेप्लिकेशन जो है बहुत खर्चीला प्रोसेस है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यह नाम याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल प्रोसेस। ठीक है, यह दो तरह से कार्य करता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल प्रोसेस। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड जो है वह दो तरह से काम करता है। ठीक है, इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, ठीक है, यह सबस्ट्रेट की तरह जुड़ता है। ठीक है, पहला वर्ग किसका है कि यह सबस्ट्रेट की तरह जुड़ता है। इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, यह सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए यह एनर्जी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है, इसकी डुअल पर्पज है, दोहरा काम है। पहला कि यह एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, यह सबस्ट्रेट की तरह वर्क कर रहा है। और सेकेंड कि यह प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए यह एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके पास क्या है जिसके कारण ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो द टू टर्मिनल फास्फेट। ठीक है, इसके पास टू टर्मिनल फास्फेट्स हैं। द टू टर्मिनल फास्फेट इन ए डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आर हाई एनर्जी फास्फेट। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के पास दो टर्मिनल फास्फेट जो होते हैं वे हाई एनर्जी फास्फेट होते हैं, उनको यह रिलीज करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि सेम एज इन केस ऑफ एटीपी, जैसे कि एटीपी केस में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में दो फास्फेट जो हैं अलग होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी दो फास्फेट के बॉन्ड ब्रेक होंगे और एनर्जी प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो द टू टर्मिनल फास्फेट इन ए डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फास्फेट सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। ठीक है,
तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दो तरह से वर्क करता है। पहला इसका वर्क एक सबस्ट्रेट के रूप में होता है और दूसरा जो है एनर्जी प्रोवाइडर के रूप में होता है। नेक्स्ट देखें, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, मेनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा बहुत सारे अतिरिक्त एक्स्ट्रा एडिशनल एंजाइम की ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जिससे कि रेप्लिकेशन प्रोसेस हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ हो सके, ठीक है। तो इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा एंजाइम्स की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जिससे रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ हो सके। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्टैंड डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स इंटायर लेंथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, यह लंबा डीएनए मॉलिक्यूल जो है इसके चूंकि इसके दोनों धागे जो होते हैं, जो दोनों स्टैंड होते हैं, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स इंटायर लेंथ, इसके पूरे लंबाई में दोनों स्टैंड को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्टैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स इंटायर लेंथ, ठीक है। तो इस लंबे डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्टैंड को हम पूरे इंटायर लेंथ में, पूरी लंबाई में अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको पूरे लेंथ वाइज में अलग नहीं किया जा सकता है। द रिप्लिकेशन अकर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। रेप्लिकेशन जो होता है वह डीएनए हेलिक्स के स्मॉल ओपनिंग में होता है। डीएनए जो स्टैंड होते हैं उस पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से डीएनए को खोला जाता है, ठीक है। तो द रेप्लिकेशन अकर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, रेप्लिकेशन जो है डीएनए हेलिक्स के स्मॉल ओपनिंग पे होता है, ठीक है। तो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, डीएनए के ऊपर जो स्मॉल ओपनिंग होंगे डीएनए हेलिक्स के, रिफर टू एज रेप्लिकेशन फोर्क, उसको रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है, ठीक है। तो डीएनए को पूरे लेंथ वाइज अलग नहीं किया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं किया जा सकता है। डीएनए स्टैंड पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से डीएनए को खोला जा सकता है, इस पॉइंट को कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है इसको। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम्स है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यह पॉलीमराइजेशन केवल एक डायरेक्शन में करता है। इसका पॉलीमराइजेशन जो है, कैटलाइज की जो प्रोसेस है वह केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज 5 to 3 डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3 डायरेक्शन। तो द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन only in one direction, that is 5 to 3. This creates some additional complications. इससे जो है कुछ अतिरिक्त परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलिस्ट जो है वह केवल एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है और वह डायरेक्शन होता है 5 to 3। इसकी वजह से कुछ अतिरिक्त कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं, परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। द रेप्लिकेटिंग फोर्क कंसिक्वेंटली ऑन वन स्टैंड, ठीक है। जो रेप्लिकेटिंग फोर्क है उस पर एक स्टैंड पर कंसिक्वेंटली, ठीक है, रेप्लिकेशन जो है होता रहता है, ठीक है। रेप्लिकेटिंग फोर्क जहां पे डीएनए को खोला गया है उसके एक स्टैंड पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। द टेम्पलेट विद द पोलैरिटी 3 to 5, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी क्या है 3 to 5,
द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, वहां पे रेप्लिकेशन जो है उस धागे पर लगातार होता रहेगा जिसकी टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3 to 5 है। वाइल ऑन द अदर, जबकि दूसरा जो धागा है द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 5 to 3, जिसके टेम्पलेट की पोलैरिटी 5 to 3 है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, वहां पे जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा वह डिसकंटिन्यूअस होगा, लगातार नहीं होगा। ठीक है, तो एक पे आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस हो रहा है और एक पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। यहाँ देखें यह रेप्लिकेशन फोर्क है, फिगर देखें रेप्लिकेशन फोर्क है। ठीक है, जिसको खोला गया है, एक पॉइंट है जहां से इसको रेप्लिकेशन करना है, इसको रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। तो एक पे आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस हो रहा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, जो कि आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि 5 to 3 है, 5 to 3 है, कंटिन्यूअस डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में आप देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन जब दूसरा जो डायरेक्शन है जो कि 3 to 5 है, टेम्पलेट डीएनए, पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, उस पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, उस पर लगातार जो है रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो थोड़े थोड़े पार्ट में हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक पर कंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रहा है और दूसरे पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रहा है। बाद में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज को आपस में डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो ध्यान से देखें, तो द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम्स जो है वह पॉलीमराइजेशन केवल एक डायरेक्शन में करता है, एक डायरेक्शन में कैटलाइज करता है और वह डायरेक्शन होता है 5 to 3। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं, कुछ अतिरिक्त परेशानियां पैदा हो जाती हैं एट द रेप्लिकेटिंग फोर्क। ठीक है, तो रेप्लिकेटिंग फोर्क पे कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाते हैं। कंसिक्वेंटली ऑन वन स्टैंड, ठीक है, इसकी वजह से एक स्टैंड पे, ठीक है, कंसिक्वेंटली ऑन वन स्टैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 to 5, ठीक है, जहां के टेम्पलेट की पोलैरिटी जो है वो 3 to 5 है, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, वहां पे रेप्लिकेशन जो है कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रेप्लिकेटिंग फोर्क के एक स्टैंड पे जहां के टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 to 5 है वहां पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, वाइल ऑन द अदर, जबकि दूसरे पर जहां के टेम्पलेट की पोलैरिटी 5 to 3 है वहां पे रेप्लिकेशन जो है डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, तो वाइल ऑन द अदर द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 5 to 3 इट इज डिसकंटिन्यूअस। द डिसकंटिन्यूअसली synthesized fragment are later joined by enzyme DNA ligase। ठीक है, तो यह जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स हैं यह आगे फिर जोड़ दिए जाएंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट आर लेटर ज्वाइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस वाले को डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा फिर जोड़ दिया जाएगा। आगे देखें, द डीएनए पॉलीमरेजेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। यह डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है ये खुद से जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो द डीएनए पॉलीमरेजेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो हैं वह खुद से अपने आप से प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। आल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन जो है डीएनए के किसी भी जगह से स्टार्ट नहीं हो सकता है। रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, डीएनए के किसी भी प्लेस से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, देयर इज ए डेफिनिट रीजन इन ई कोलाई डीएनए। ठीक है, ई कोलाई डीएनए पे कुछ निश्चित रीजन्स होते हैं, कुछ निश्चित जगह होते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा।
देयर इज ए डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। ठीक है, तो ई कोलाई पर कुछ निश्चित जगह है, कुछ डेफिनेट रीजन्स हैं ई कोलाई के डीएनए में जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन डीएनए के किसी भी जगह से स्टार्ट नहीं होगा, रैंडमली स्टार्ट नहीं होगा किसी भी जगह से। ई कोलाई के डीएनए पे कुछ निश्चित रीजन्स होते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सच रीजन्स आर टर्म एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ऐसे ही रीजन्स को जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस कहते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस कहते हैं जो ई कोलाई के डीएनए पर पाए जाते हैं, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। it is because of the requirement of origin of replication that it is because of requirement of origin of replication that a piece of DNA is needed to be propagated during recombinant DNA procedure require a vector। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट ए पीस ऑफ डीएनए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए एक पीस ऑफ डीएनए की जरूरत है, एक डीएनए के टुकड़े की जरूरत है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के रिक्वायरमेंट है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन that a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedure। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के दौरान यदि जरूरत है तो एक डीएनए के टुकड़े की जरूरत है, रिक्वायर्स अ वेक्टर, और उसकी जरूरत किस रूप में है, एक वेक्टर के रूप में जरूरत है। एक पीस ऑफ डीएनए की जरूरत है वेक्टर के रूप में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। द वेक्टर प्रोवाइड द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यही वेक्टर जो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोवाइड करेगा। वेक्टर जो है यही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोवाइड करेगा। तो आपने देखा कि जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसको नाम दिया जाएगा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और इस कारण से रेप्लिकेशन की शुरुआत के लिए, ठीक है, स्टार्ट ऑफ रेप्लिकेशन के लिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन की शुरुआत के लिए जो आवश्यक डीएनए फ्रेगमेंट की प्राप्ति होती है, ठीक है, जो आवश्यक डीएनए फ्रेगमेंट की जरूरत होती है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस के द्वारा होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस के द्वारा होती है। ठीक है, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जो जरूरी है, दैट इज ए पीस ऑफ डीएनए, एक डीएनए के टुकड़े की जरूरत है। इफ नीडेड, यदि जरूरत है, टू बी प्रोपेगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, तो उसको जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए यदि एक डीएनए के टुकड़े की जरूरत है तो उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है एक वेक्टर के रूप में, रिक्वायर अ वेक्टर। द वेक्टर प्रोवाइड द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यह वेक्टर जो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, इन पॉइंट्स को रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम दिया गया है। इस कारण से रेप्लिकेशन की शुरुआत के लिए जो आवश्यक डीएनए फ्रेगमेंट हैं उसकी प्राप्ति जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए विधि द्वारा किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक वेक्टर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, और वेक्टर ही रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। वेक्टर से ही
रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। द वेक्टर प्रोवाइड द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत है, दैट अ पीस ऑफ डीएनए, एक डीएनए की टुकड़े की। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, जरूरत है एक डीएनए की टुकड़े की। और यदि जरूरत है रिकॉम्बिनेंट में, जरूरत है आगे बढ़ाने के लिए, तो इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के द्वारा इस टुकड़े को तैयार किया जाएगा। ठीक है, इफ नीडेड टू बी प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर ए वेक्टर, एक वेक्टर की जरूरत है। द वेक्टर प्रोवाइड द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यह वेक्टर ही ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि डीएनए के हर जगह से स्टार्ट नहीं होगा रेप्लिकेशन, जहां से स्टार्ट होगा उसे रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, और इस कारण से रेप्लिकेशन की शुरुआत के लिए जो आवश्यक डीएनए फ्रेगमेंट्स की प्राप्ति जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए विधि द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, और वेक्टर से ही रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, वेक्टर से ही रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। ठीक है, अब जो है हमें आगे जो है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर नॉट वेरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन अंडरस्टूड वेल। ठीक है, इसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, बस जितनी जानकारी यहाँ पे दी गई है उतनी ही पर्याप्त है, और इसके आगे जो है आपको हायर क्लास में बताया जाएगा। आगे देखें, इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो होता है वह डीएनए का सेल साइकिल के एस फेज में होता है। ठीक है, तो इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन डीएनए का वह सेल साइकिल के एस फेज में होता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल साइकिल जो होते हैं वो हाईली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, हाईली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो आपने देखा कि अगर ई कोलाई की बात की जाए तो ई कोलाई का रेप्लिकेशन जो है सेल साइकिल के एस फेज में होता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल, ठीक है, में काफ़ी जो है संभावित ढंग से होता है, हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है, काफ़ी सही तरीके से होता है। अ फेल्योर इन सेल साइकिल सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर फेल हो जा रहा है सेल डिवीजन, तो इससे क्या होगा, डीएनए बन गया, सेल डिवीजन आगे नहीं बढ़ा। अ फेल्योर इन सेल साइकिल आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी, अ क्रोमोसोमल एनॉमली। ठीक है, तो इससे पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर सेल डिवीजन न हो तो इससे पॉलीप्लॉइडी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम सिमिलरिटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, उत्पन्न हो जाएगी। यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ऑरिजिन एंड प्रोसेस ऑकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लास। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आप डिटेल में नेचर ऑफ ऑरिजिन के बारे में और प्रोसेस ऑकरिंग एट दिस साइट हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक केवल आपको इतनी ही जानकारी लेनी थी। ठीक है, तो आपने देखा कि द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन ऑफ साइकिल जो होता है वो बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है, एक हाईली एफिशिएंट तरीके से होता है। अ फेल्योर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन
डीएनए रेप्लिकेशन के बाद यदि सेल डिवीजन फेल हो जाता है तो इससे पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ जाएगी, रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी अ क्रोमोसोमल एनोमली। ठीक है, क्रोमोसोमल समानता आ जाएगा, इसमें क्रोमोसोमल एनोमली का कंडीशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज आपने पढ़ा एंजाइम के वर्क सिस्टम के बारे में, एंजाइम के कार्य प्रणाली के बारे में, ठीक है, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, अगर इसके समरी की बात की जाए तो इसमें आपने देखा कि जो मेन एंजाइम होते हैं उन्हें हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, और यह जो है डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन को उत्प्रेरित करता है, और यह एंजाइम काफ़ी प्रभावी है क्योंकि यह बहुत कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है। ई कोलाई की बात की जाए जिसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस जो है 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसका अगर देखा जाए कि एवरेज रेट क्या है तो एवरेज रेट जो है आपका 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होता है। और इसमें पॉलीमराइजेशन के साथ साथ जो है फास्ट तो होता ही है बल्कि एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है। ठीक है, और गलती होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, अगर गलती हो जाए तो इससे म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ऊर्जा की दृष्टि से रेप्लिकेशन जो है एक महंगी प्रोसेस है। ठीक है, और इसके लिए जो है एनर्जी जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है एनर्जी को पूरा करता है, और ये दो तरह का काम करता है, एक सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है और दूसरा एनर्जी प्रोवाइडर के रूप में भी काम करता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि वेरी एक्यूरेसी के साथ डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा दूसरे एंजाइम्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, अब जो लंबा डीएनए है इसको पूरा एक साथ नहीं खोला जा सकता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां से डीएनए को खोला जाता है जिसे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, उस पॉइंट्स को रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। ठीक है, और वहां से जब डीएनए खुलता है तो उसके एक टेम्पलेट स्टैंड पे कंटिन्यूअस लगातार रेप्लिकेशन होता है, जबकि दूसरे पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो जिस पर लगातार होता है, जिस पर कंटिन्यूअस होता है, उसका टेम्पलेट होता है आपका 3 to 5, और डिसकंटिन्यूअस वाले का टेम्पलेट होता है आपका 5 to 3। फिर जो है डिसकंटिन्यूअस वाले फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ दिया जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। ठीक, फिर आपने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वह रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन प्रोसेस हर जगह से स्टार्ट नहीं हो सकता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और रेप्लिकेशन पॉइंट्स जो हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हैं, उनके स्टार्ट होने के लिए एक वेक्टर की जरूरत होती है, और यह वेक्टर एक जो है डीएनए का फ्रेगमेंट होता है जिसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर के द्वारा तैयार किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के द्वारा इसको जो है तैयार किया जाता है, इस वेक्टर को, और यह वेक्टर जो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे जो है फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इन अंडरस्टूड वेल। ठीक है, एप्लीकेशन के और भी डिटेल को जो है आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। यूकैरियोट्स की बात की जाए तो रेप्लिकेशन जो है डीएनए का वह सेल साइकिल के एस फेज में स्टार्ट होता है। ठीक है, और यह हाईली कोऑर्डिनेटेड है डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। ठीक है, और फेल्योर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, अगर सेल डिवीजन फेल्योर हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद तो इससे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा, क्रोमोसोमल एनोमली कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा। वी विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ऑरिजिन एंड प्रोसेस ऑकरिंग एट दिस साइट in higher classes. Okay students, thank you.